नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आर्ट एकेडमी के चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं BPAG 174 यानी कि सतत विकास की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। सतत विकास एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और न केवल ये विषय है, इसे हमें अपने निजी जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम पृथ्वी और पर्यावरण की बाकी समस्याओं को नष्ट कर सकें और हमारी पृथ्वी को फिर से सुंदर बना सकें। ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि सतत विकास क्या है और सतत विकास का महत्व क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इसके अंदर कौन कौन से ऐसे विषय हैं। इस विषय के अंदर या इस वीडियो के अंदर आज हम केवल उन्हीं विषयों को रखेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जो जो विषय इस टॉपिक में हम करेंगे उसमें से आपकी सभी परीक्षा के प्रश्न आएंगे और आप 100% नंबर ग्रहण करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। अगर देखा जाए तो सतत विकास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सतत और विकास। सतत का अर्थ है लगातार बिना रुके और विकास का अर्थ है मानव जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाना, उसे और सुविधामय बनाना। सतत विकास विकास के उन लक्ष्यों की बात करता है जहां पर मानव प्रकृति और विकास के बीच में संतुलन स्थापित करेगा, बिना पर्यावरण को नष्ट करे अपने विकास को लगातार बनाए रखेगा। इसे अंग्रेजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। और सतत विकास वास्तव में एक उपाय है, एक विधि है, एक शैली है जो इस बात पर जोर देती है कि हमें अपनी पृथ्वी को, अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को पुनः पहले जैसा करना है। हमारा पर्यावरण अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका है, हम प्रदूषण से घिरे हुए हैं, हमने अपनी पृथ्वी का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इस पृथ्वी के प्रदूषण को नष्ट करने के लिए, पृथ्वी को उसको पुराने आयाम में लेकर आने के लिए एक ऐसी जीवन शैली जो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पर बल देती है, जीवाश्म ईंधनों का विरोध करती है और उन उपायों को अपनाने की बात करती है जो पृथ्वी में प्रकृति का संतुलन पुनः बनाने पर जोर देती है। तो सतत विकास वास्तव में है क्या। 1970 के दशक में सबसे पहले सतत विकास शब्द का प्रयोग बारबरा वार्ड और लेडी जैक्सन ने किया। ये पर्यावरण के उस महत्व पर बल देते हैं कि मानव का विकास होगा, परंतु उस विकास को इस तरह से किया जाए कि पर्यावरण को हानि ना पहुंचे, क्योंकि पिछले 2 शताब्दियों में अंधाधुंध फैक्ट्रियों का, कारखानों का, मशीनों का और यातायात के साधनों का विकास हुआ है और इस विकास के संदर्भ में जीवाश्म ईंधनों का लगातार प्रयोग किया जा रहा है। ये जीवाश्म ईंधन और लगातार पेड़ों की कटाई और पृथ्वी में पूरी तरह से हलचल ने मानव ने जो भी कार्य किए हैं पृथ्वी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहे हैं, प्रदूषण की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, पूरी पृथ्वी प्लास्टिक से ढकी हुई है और यहाँ तक कि बड़े बड़े इलाके बंजर होते जा रहे हैं, भौम जल खत्म होता जा रहा है, हमारे ग्लेशियर पिघल रही हैं, ग्रीन गैस हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। कुल मिलाकर हमने पर्यावरण का सत्यानाश कर दिया है, पर्यावरण को नष्ट कर दिया है। तो उसी पर्यावरण को पुनः बरकरार रखने के लिए, क्योंकि यदि पर्यावरण नष्ट हो गया तो हम भी नष्ट हो जाएंगे, इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए विद्वानों के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा इस बात पर बल दिया जा रहा है कि मानव को जीवन के विकास की उन शैलियों को अपनाना होगा जो पर्यावरण को सुरक्षित रखे और मानव विकास को भी आगे बढ़ाए। इसी संदर्भ में विकास की जिस शैली की हम बात करते हैं उसे ही सतत विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है, इसे दादा पोता विकास कहा जाता है, इसे 3 पीढ़ियों के अधिकार कहा जाता है। यानी कि हमें उन उपायों को अपनाना होगा जो हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण और इनमें उपलब्ध संसाधनों का किफायत से प्रयोग करे, उनका संरक्षण करे, उसकी बर्बादी ना करे और जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोल, तेल और लकड़ी इत्यादि के प्रयोग के बजाय उन संसाधनों प्रयोग किया जाए जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा। इस प्रकार सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है विकास की वह अवधारणा
जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को ही पूरा करे और भविष्य की पीढ़ियों का भी ध्यान रखे। सतत विकास वास्तव में एक बहुत बड़ी और बहुत व्यापक शैली है। यह विकास के उन तथ्यों पर जोर देती है जहां हम पृथ्वी को बिल्कुल भी नुकसान न पहुंचाए, हम पर्यावरण के अनुकूल बने, पर्यावरण को सुरक्षित रखें और विकास के उन आयामों को स्थापित करें जिसमें ना केवल मानव बल्कि पर्यावरण के अन्य पशु पक्षी जीव जंतु अन्य स्पीसीज सब सुरक्षित रहें। हमारे नदी नाले, हमारे पहाड़ पर्वत समुद्र सभी स्वच्छ रहें, सभी साफ रहें और एक ऐसा वातावरण जिसे देखकर हमें खुशी महसूस हो, जिसे देखकर हमारे मन में संतुष्टि हो, यानी कि विकास की वह परिधि जहां पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और मानव का विकास भी लगातार चलता रहे, उसे सतत विकास कहा जाता है, उसे सस्टेनेबल विकास कहा जाता है, उसे 3 पीढ़ियों के अधिकार कहा जाता है, उसे दादा पोता अधिकार कहा जाता है। विकास की यही प्रणाली सतत विकास कहलाती है। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास के मुख्य लक्ष्य क्या हैं या सतत विकास के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? सतत विकास क्या करना चाहता है? जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, सतत विकास का अर्थ है विकास की वह प्रणाली जो पर्यावरण और मानवीय विकास में संतुलन स्थापित रखती है। सतत विकास के मुख्य लक्ष्य निम्न हैं: गरीबी के सभी रूपों को पूरे विश्व से समाप्त करना, भूख की समाप्ति करना यानी कि कोई भी इंसान धरती पर भूखा ना रहे, खाद्य सुरक्षा की स्थापना करना, बेहतर पोषण, संतुलित पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना, सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को स्थापित करना, न्याय संगत समाज की स्थापना करना, गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करना और साथ ही साथ जितने भी मानव हैं, चाहे पृथ्वी के किसी भी कोने में हैं, उनको एक अच्छा जीवन प्रदान करना, उन्हें सब कुछ सीखने का अवसर प्रदान करना, लैंगिक समानता प्राप्त करना, महिलाओं और पुरुषों में कोई भेदभाव ना रहे, महिलाओं को सशक्त बनाया जाए, उनके शोषण को नष्ट किया जाए और महिला और पुरुष हर क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकें, सभी के लिए स्वच्छ पानी और सभी के लिए स्वच्छ पर्यावरण को उपलब्ध कराना, जहां तक संभव हो सके सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा और इसके अलावा सौर ऊर्जा की स्थापना की जाए, यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा को स्थापित किया जाए, सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास की स्थापना की जाए, रोजगार का पूर्ण स्तर स्थापित हो और सभी को बेहतर से बेहतर कार्य प्रदान किए जाएं और वो कार्य सुरक्षापूर्ण वातावरण में हो, लचीले बुनियादी ढांचे की स्थापना की जाए, सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए, देशों के बीच में जो असमानताएं हैं, गरीबी अमीरी की जो एक असमानता स्थापित है, अमीरी गरीबी की भावनाओं को दूर करके, असमानता को दूर करके देशों के बीच सहयोग स्थापित किया जाए, सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहरों का स्थापना किया जाए, मानव बस्तियों की स्थापना की जाए, स्थायी खपत और उत्पादन के उचित पैटर्न को स्थापित किया जाए, पर्यावरण को स्थापित किया जाए, पर्यावरण को पूरी तरह सुरक्षित बना जाए, प्रदूषण के सभी प्रकार के आयामों को कम से कम किया जाए या उन्हें पूरी तरह से नष्ट किया जाए, उत्तम शिक्षा की स्थापना की जाए, जेंडर समानता हो, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा हो, असमानता कम से कम हो, जिम्मेदार उपभोग का उत्पादन हो, जलवायु परिवर्तन को रोका जाए, जलवायु को संतुलित किया जाए, जल के नीचे जो भी जीवन है उसे सुरक्षित बनाया जाए, भूमि पर जो जीवन है उसे सुरक्षित बनाया जाए, शांति, न्याय और मजबूती से संस्थाओं की स्थापना की जाए, लोगों के बीच में शांति हो, कानून का शासन हो, कोई किसी का शोषण ना करे और इस लक्ष्य की स्थापना के लिए देशों के बीच में, लोगों के बीच में जागरूकता स्थापित की जाए और लोग आपस में सहयोग के साथ बंधुता की स्थापना करें, लोग अपने अधिकारों को ग्रहण करें, कर्तव्यों को ग्रहण करें, एक अच्छी मानवीय सभ्यता का निर्माण करें। अगला प्रश्न है, सतत विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत या सतत विकास की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ है विकास की वह अवधारणा जो पर्यावरण और मानवीय विकास के बीच संतुलन स्थापित करती है। इसके मुख्य सिद्धांत निम्न हैं: व्यक्तियों को प्रमुख स्थान,
यानी कि संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे उनका संबंध किसी भी देश, किसी भी समाज से है, वो व्यक्ति अपनी वर्तमान जरूरतों को पूरा करेगा और आने वाली पीढ़ियों को बिना किसी समझौते के वे सभी चीजें प्रदान करेगा जो उसने स्वयं उपभोग किए हैं। नंबर 2, समानता पर जोर। इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं वे सभी समान हैं, उनके वर्ग असमानता को समाप्त किया जाए। जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर कोई असमानता नहीं होगी। सामाजिक न्याय की स्थापना हो। सभी लोगों को कम से कम 5 मूलभूत वस्तुएं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य हर स्तर पर प्राप्त हो, कोई इनसे वंचित ना रहे। तीसरा है मानव विकास। मानव विकास का अर्थ है मानव अपने हर प्रकार के संसाधनों से अपने विकास की स्थापना करे, उसकी गरीबी को कम किया जाए, उसे अच्छे से अच्छे रोजगार प्रदान किया जाए, सामाजिक एकीकरण किया जाए, पर्यावरण में नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्थापित किया जाए। यानी कि हर स्तर पर, छोटे से छोटे स्तर पर मानव अपने विकास की स्थापना करे और असमानताओं को समाप्त करे। नंबर 4 है पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण सबसे उत्तम और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है। पर्यावरण से ही हमारा जीवन है और हमने पर्यावरण को नष्ट कर दिया है, इसलिए पर्यावरण संरक्षण किया जाए। पर्यावरण में जो हमने हानियां उत्पन्न कर दी हैं, उन हानियों को हील किया जाए, उनको दूर किया जाए और वनों को, जंगलों को, प्रजातियों को संरक्षित किया जाए, अधिक से अधिक वन लगाए जाए और एक ऐसा कार्यक्रम हो, ऐसी जागरूकता हो कि प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी दबाव के पर्यावरण के महत्व को स्वीकार करे और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे। नंबर 5, गुणात्मक सुधार। यानी सतत विकास के अंतर्गत वे सभी सुधार किए जाएं जो अपने आप में गुणात्मक हो, जैसे वायु, जल, भूमि की गुणवत्ता को बनाए रखना, वर्तमान पीढ़ी भावी पीढ़ी के लिए विरासत प्रदान करे, अर्थात जो संसाधन उसके पास हैं वह भावी पीढ़ी के लिए भी सुरक्षित करे। इसके अलावा इसके कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण करना, समाज के सतत विकास पर जोर देना, जैव विविधता का संरक्षण करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, क्योंकि अब हमारी आबादी 8 अरब होने जा रही है। आबादी जितनी अधिक बढ़ेगी, संसाधनों पर उतना जोर पड़ेगा, इसलिए चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी हमें जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या यदि स्थिर हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएगी, तो पर्यावरण संरक्षण अपने आप हो जाएगा। मानव संसाधनों का संरक्षण करना, प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को प्रोत्साहित करना, नागरिकों को जागरूक करना, क्योंकि जब तक विश्व भर के नागरिक जागरूक नहीं होंगे, सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त नहीं होना। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतरराष्ट्रीय समन्वय और सहयोग को बढ़ावा देना। जब तक देश विदेश सभी लोग मिलकर इस सहयोग की स्थापना नहीं करेंगे, कभी भी सतत विकास की प्राप्ति नहीं होगी। इसके अलावा सतत विकास की मुख्य विशेषताएं हैं ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन को कम करना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और जहां तक संभव हो सके वायु प्रदूषण को समाप्त करना, शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण का निर्माण करना, हरित वास्तुकला पर जोर देना और जो भी उत्पादन कार्य हो रहे हैं उनमें पर्यावरण हितैषी कार्यों पर जोर देना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सूरज, हवा, पानी यानी कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और वायु ऊर्जा को प्रोत्साहन देना, जीवन के जितने भी रूप हैं, चाहे वो जंगल हैं, झाड़ियां हैं, वनस्पतियां हैं, अन्य जीव जंतु हैं, कीट पतंगे हैं, उन सबको सुरक्षित करना, उनकी नस्लों को बचाना और साथ ही साथ उपभोग दरों को नियंत्रण करना। कुल मिलाकर वे सभी सिद्धांत और विशेषताएं ये सभी इस बात पर जोर देते हैं कि पर्यावरण और प्रकृति से ही हमारा जीवन है। यदि यही नष्ट हो जाएंगे तो हमारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए इसके सिद्धांत और लक्ष्य इस बात पर जोर देते हैं कि हमें हर हाल में अपने पर्यावरण को बचाना होगा, हमें अपनी आदतों को सुधारना होगा, तभी जाकर सतत विकास के लक्ष्य और सिद्धांत स्थापित होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? सतत विकास के मुख्य आधार स्तंभ क्या हैं? सतत विकास के घटकों को इसके 3 स्तंभ भी कहा जाता है। ये स्तंभ है समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। इन्हें सामाजिक घटक कहा जाता है, आर्थिक घटक कहा जाता है और पर्यावरणीय घटक कहा जाता है। सतत विकास वास्तव में पर्यावरण
और मानव के विकास की जो खाई है, जो असमानता है, उसको समाप्त करने का प्रयास करता है। सतत विकास का लक्ष्य है कि मानव और पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित किया जाए और इसके 3 मुख्य घटक हैं। इन घटकों को हम विस्तार से जान सकते हैं। नंबर 1 है सामाजिक घटक। सामाजिक घटक का अर्थ है सामाजिक और सांस्कृतिक सत्ता का निर्माण करना, लोगों में जो अलगाव हैं उनको समाप्त करना, सामाजिक बीमारियों को रोकना, आम जनता जो बड़े बड़े व्यवसाय कारखानों में कार्यरत हैं उनको अपने काम की पूरी जानकारी न होने के कारण प्राय वे अपने काम से निराश रहते हैं, अपनी नौकरी से असंतुष्ट रहते हैं। तो इनके अंदर वह जागरूकता उत्पन्न की जाए कि वो अपने कार्यों को भली भांति कर सकें, वे अपनी कार्य से संतुष्ट हों, उनको जो वेतन मिले वो उससे संतुष्ट हों। सामाजिक सततता में सामाजिक समता, स्वास्थ्य समता, सामुदायिक विकास, मानव अधिकार, सामाजिक जिम्मेदारी और श्रम अधिकारों जैसे मुद्दे शामिल हैं। एक तरह से अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के जितने भी क्षेत्र हैं वे सभी सामाजिक हैं, क्योंकि ये समाज को प्रभावित करते हैं। इसलिए सामाजिक रूप से सतत समाज, न्याय संगत समाज विविध, संयोजित और लोकतांत्रिक है। इसका एक प्रमुख उद्देश्य सभी मानवों को गुणवत्तापूर्ण जीवन प्रदान करना है। सीधा सा अर्थ है कि सामाजिक घटक का एकमात्र उद्देश्य समाज के सभी स्तरों पर असमानता को दूर करके उस परिधि को विकसित करना है जहां व्यक्ति अपने जीवन को खुशियों के साथ स्थापित कर सके, उसे बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े, उसे भुखमरी का सामना ना करना पड़े, उसे गरीबी का सामना ना करना पड़े, वो समाज में एक अच्छे परिवार की स्थापना कर सके, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके और जिस भी वो कार्य क्षेत्र में लगा हुआ है उस कार्य क्षेत्र से वो अपनी अच्छी आजीविका कमा सके और अपने परिवार को खुशियां प्रदान कर सके, सामाजिक घटक कहलाता है। इसका दूसरा मुख्य घटक है आर्थिक घटक। आर्थिक का संबंध धन से है, अर्थ से है, अर्थव्यवस्था से है। आर्थिक विकास दुनिया का सबसे लोकप्रिय एजेंडा है। सभी देश अधिक से अधिक आर्थिक विकास को प्राप्त करना चाहते हैं और सभी देश अमीर बनना चाहते हैं और अब तक सभी का यही लक्ष्य है, परंतु इसके कारण हमें बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ी है, क्योंकि आर्थिक विकास के चलते मानव ने पर्यावरण का, प्रकृति का अंधाधुंध दोहन किया है। लंबे लंबे हजारों किलोमीटर में फैले वनों को नष्ट कर दिया गया, समुद्रों को नष्ट कर दिया गया। हमारे समुद्र, हमारी धरती प्लास्टिक और अन्य प्रदूषणों से भरी हुई है। बहुत सारी जो हमारे जीव जंतु हैं उनको नष्ट कर दिया गया, केवल खाल, चमड़ा और मांस के नाम पर बड़ी मात्रा में जमीनें कब्जा ली गई, जमीनें बंजर हो गई और इन सब का उद्देश्य धन कमाना था। इसलिए कहीं ना कहीं आर्थिक विकास के घटक हमें हानि पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमें आर्थिक विकास के उन आयामों को खोजना होगा जो पर्यावरण को नष्ट ना करे, हमारी विकास की गति भी लगातार चलती रहे और पर्यावरण को भी हानि ना पहुंचे। इसके लिए हमें आबादी को नियंत्रित करना होगा, अपने संसाधनों को बढ़ाना होगा, गरीबी को कम करना होगा, लोगों को रोजगार प्रदान करना होगा। हमें उन शैलियों को विकसित करना होगा जो पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए, उन उद्योगों की स्थापना करनी होगी जो नवीकरणीय संसाधनों पर आधारित हों, वे पर्यावरण को हानि ना पहुंचाते हों। कुल मिलाकर आर्थिक संगठन जो है उसकी हमें शैलियां बदलनी होगी, वरना आर्थिक लालच, आर्थिक विकास और अधिक से अधिक धन कमाने की चाह में हम कुछ नहीं करेंगे, हम केवल पर्यावरण को लगातार नष्ट कर रहे हैं। हमें नवीकरणीय संसाधनों पर जोर देना होगा, सरकार को नई नीतियां बनानी होंगी, आर्थिक नीतियां बनानी होंगी, लोगों को जागरूक करना होगा। सरकार, हम सभी लोग और हमारी नीतियां जब मिलकर यह स्थापित करेंगी कि हमें किस प्रकार से कार्य करना है, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचानी है, तो आर्थिक विकास भी विकास करेगा और हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। हमारा तीसरा स्तंभ है या हमारा तीसरा घटक है पर्यावरणीय घटक। पर्यावरणीय घटक का संबंध पर्यावरण से है। यह सतत विकास का तीसरा महत्वपूर्ण घटक है और इसका मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण का संरक्षण करना। यह हर प्रकार की असमानता को नष्ट करने पर बल डालता है। इसका मानना है कि सस्ती जीवाश्म ईंधन, यानी कि हम अपने विकास के लिए, अपने कार्यों को करने के लिए तेल, डीजल, पेट्रोल, गैस यानी जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते हैं,
तो जीवाश्म ईंधन की बजाय हमें उन संसाधनों को विकसित करना होगा जो ना कभी समाप्त होंगे, ना प्रदूषण करेंगे और ना किसी तरह की हानि पहुंचाएंगे। इसका अर्थ है कि हमें सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर फैलाना होगा, बायो ऊर्जा को विकसित करना होगा, पवन ऊर्जा को विकसित करना होगा, वायु ऊर्जा को विकसित करना होगा और जल ऊर्जा को विकसित करना होगा। यानी कि नवीकरणीय संसाधन, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के वे प्रकार हैं जो पर्यावरण को न केवल सुरक्षित बनाएंगे बल्कि पर्यावरण को पुनः पहले जैसा करने में हमारी सहायता करेंगे। और इसके माध्यम से हजारों टन जो ग्रीन गैस हाउस हम उत्पन्न करती हैं वह भी उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि जब हम नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग करेंगे तो जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग बंद हो जाएगा और जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग बंद होने के बाद हमें आसानी से एक ऐसे वातावरण में जिएंगे जो बहुत हरा भरा होगा, बहुत संतुष्ट होगा और हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। सतत विकास के पर्यावरणीय घटक में कई चीजों पर जोर दिया गया है, जैसे बायोमास और ऊर्जा का सतत उपयोग, उत्पादन के अस्थिर पैटर्नों को बदलकर स्थिर पैटर्नों को उत्पन्न करना, स्वच्छ उत्पादन करना, पर्यावरण के संरक्षण पर जोर देना, निजी कंपनियों और प्राधिकरणों को जागरूक करना और उनके नवीकरणीय ऊर्जा के प्रयोगों पर बल देना, परिवहन अपशिष्ट और रसायन के नए उपयोग ढूंढना, पर्यावरण के प्रतिकूल प्रभाव को नष्ट करना, वैश्वीकरण के माध्यम से समाजों को एक करना, उनको जागरूक करना, छोटे द्वीपों में सतत विकास की शैलियों को विकसित करना, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जो गरीब देश हैं उनको सतत विकास की शैली से जोड़ना और कार्यक्रम को इस प्रकार से जोड़ना ताकि सभी लोग सतत विकास के स्तर पर जागरूक हो सकें। गरीब से गरीब व्यक्ति और अमीर से अमीर व्यक्ति उन शैलियों का प्रयोग करे जो पर्यावरण के हित में हो। और हमें अपनी शिक्षा को इतना व्यापक बनाना होगा कि नर्सरी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक का बच्चा इस प्रकार से शिक्षित हो जाए कि वह पर्यावरण की रक्षा करे, पर्यावरण का दोहन ना करे। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण से आप क्या समझते हैं? इसके अंतर्गत हरित लेखा दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। सामुदायिक क्षमता का शाब्दिक अर्थ है समुदाय की क्षमता। सामुदायिक क्षमता में दो शब्द हैं, सामुदायिक और क्षमता। सामुदायिक का सामान्य अर्थ है एक पूर्ण मानवीय समुदाय, किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाला मानवीय समूह। और क्षमता का अर्थ है कार्य करने की क्षमता या वहन करने की क्षमता। सामुदायिक क्षमता निर्माण दृष्टिकोण, जिसे हम कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम से जानते हैं या CCB अप्रोच कहते हैं, इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या में कौशल विकास और ज्ञान को विकसित करने का प्रस्ताव रखा जाता है। यानी कि वे सभी लोग जो गरीब हैं, जो अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो उनके अंदर वे कौशल उत्पन्न किए जाएं, विकास की शाखा उत्पन्न की जाए, ज्ञान के आधार विकसित किए जाएं ताकि वे अपने जीवन को गति दे सकें, अर्थात क्षमताओं का निर्माण कर सकें। क्योंकि जब गरीब से गरीब व्यक्ति कुशल होगा, उसके अंदर ज्ञान का विकास होगा, तो वे समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस संदर्भ में एक संस्था है फोर्ड, उसने एक मॉडल दिया है ABCD मॉडल, जिसे हम ABCD मॉडल ऑफ द फोर्ड फाउंडेशन के नाम से जानते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है पीढ़ियों में कौशल अर्जित करना, यानी कि जो हमारी पीढ़ियां हैं या जो हमारी भावी पीढ़ियां हैं उनके अंदर कुशलता उत्पन्न करना, उनके अंदर स्किल उत्पन्न करना, उनके अंदर विकास उत्पन्न करना, और जो उनके अंदर स्किल पहले से ही है उसमें सुधार उत्पन्न करना, उन्हें अच्छा बनाना और उस स्किल या सुधार को आगे हस्तांतरण करना, यानी जिनके पास वो स्किल नहीं है उन तक उन्हें पहुंचाना। इसको ही ABCD मॉडल के नाम से जाना जाता है। इसके 3 मुख्य क्षेत्र हैं। नंबर 1 है संसाधन। हमारे पर्यावरण में संसाधन उपलब्ध हैं। ये संसाधन जल, प्रकृति, पेड़, वन, वन्य जीव जंतु और अन्य रूपों में स्थापित हैं। वित्तीय संपत्ति, प्राकृतिक संसाधन और पशुपालक स्थायी आजीविका प्रदान करते हैं। हवा पानी को साफ करना,
उनकी पुनरावृत्ति करना और नवीकरण करना इसका सबसे बड़ा महत्व है। कहने का मतलब ये है संसाधनों को सुरक्षित करना, संसाधनों को किफायत से प्रयोग करना, संसाधन समाप्त ना हो, संसाधन नष्ट ना हो, तो उनको किफायत से प्रयोग किया जाए, उनका संरक्षण किया जाए, अधिक से अधिक मन लगाए जाएं और पर्यावरण और संस्कृति के महत्व को स्वीकार किया जाए। इसका दूसरा मुख्य क्षेत्र है सामाजिक बंधन। सामाजिक बंधन और सामुदायिक संबंध गरीबों को सहायता देता है, उनके अंदर निवेश को प्रोत्साहित करता है। हम सभी जानते हैं कि हमारे संसार में गरीब लोग ज्यादा हैं, अमीर लोग कम हैं। गरीबों के पास इतने पैसे या इतने संसाधन नहीं है कि वे अधिक से अधिक निवेश कर सकें और लाभ कमा सकें, तो उनको इस प्रकार से प्रोत्साहित करना कि वे समाज के मुख्य अंग बन सकें और निर्माण में अपनी सहायता दें। नंबर 3 है मानव संपत्ति। मानव संपत्ति व्यक्तियों में उस कौशल की ओर संकेत करता है जिससे उन्हें आसानी से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और मजदूरी प्राप्त होती है। हम सभी जानते हैं कि सभी मानव एक जैसे नहीं होते। शिक्षा, पढ़ाई लिखाई, कौशल का विकास उनके अंदर वह ज्ञान उत्पन्न करता है कि वह अपनी आजीविका कमाते हैं। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और अन्य तरह के व्यवसाय होते हैं, तो ग्रामीण स्तर पर लोगों के अंदर उनके अंदर वो कौशल उत्पन्न किया जाए कि वो मानव संपत्ति या मानव संसाधन के रूप में विकसित हो सकें और वे गांव में रहते हुए ही अपने रोजगार को उत्पन्न कर सकें और अपने जीवन की स्थापना कर सकें। कुल मिलाकर सामुदायिक समता निर्माण का शाब्दिक अर्थ है कि जितने भी गरीब लोग इस संसार में हैं, उनको उस कौशल से जोड़ दिया जाए कि वो अपनी आजीविका स्वयं कमा सकें, उन्हें गांव छोड़कर शहर ना निकलना पड़े, वे अपने आप को इतना सक्षम बना लें कि अपनी क्षमता से ही ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार उत्पन्न कर सकें और विकास में वो अपना योगदान दें और पर्यावरण को भी सुरक्षित रखा जाए। मानव विकास दृष्टिकोण या सामुदायिक समता दृष्टिकोण में एक तथ्य आता है हरित लेखा दृष्टिकोण। हरित लेखा दृष्टिकोण का शाब्दिक अर्थ है हरित अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास करना, यानी कि एक ऐसा देश, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा ढांचा बनाना जहां पर पर्यावरण सुरक्षित रहे, जहां पर जोखिम को कम से कम किया जाए, मानव के कल्याण को स्थापित किया जाए और मानव कल्याण बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए स्थापित किया जाए। विकासशील देशों में बड़ी मात्रा में पर्यावरण का दोहन होता है। इस दोहन को जागरूकता के साथ बदल दिया जाए कि मानव पर्यावरण के महत्व को स्वीकार करे और हरित लेखा दृष्टिकोण की स्थापना करे। इसका अर्थ यह है कि वह पर्यावरण के मानकों की स्थापना करेगा, वह पर्यावरण को सुरक्षित बनाएगा, उन विधियों को विकसित करेगा जिससे पर्यावरण भी विकसित रहे और उत्पादन की स्थिति भी लगातार बढ़ती रहे। कुल मिलाकर हरित अर्थव्यवस्था उत्पादन के उन स्तरों की खोज की बात करती है जहां मानव उत्पादन के स्तरों को लगातार प्राप्त करता रहता है, जो वहां की आबादी है उसकी जरूरतें पूरी होती रहती हैं, परंतु वह उन जरूरतों को उन विधियों से पूरा करता है जिससे पर्यावरण को हानि ना हो। यह दृष्टिकोण इस बात पर बल देता है कि हम सतत विकास पर काम करेंगे, हम उस शैली का प्रयोग करेंगे जिससे हमें अच्छा निवास, अच्छा भोजन, अच्छा पानी और अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, परंतु इन सभी को प्राप्त करते हुए पर्यावरण की सभी अवस्थाओं को ध्यान में रखा जाएगा, पर्यावरण को नष्ट नहीं किया जाएगा। इसको ही हरित लेखा दृष्टिकोण या ग्रीन इकोनॉमी कहते हैं। एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसा देश जिसका ढांचा पर्यावरण के संरक्षण पर जोर देता है, उन विधियों का विकास करता है जो पर्यावरण को सुरक्षित रखती हैं और उत्पादन के उन माध्यमों को विकसित करता है जो पर्यावरण को सबसे पहले रखती हैं, उनके महत्व को स्वीकार करती हैं और कोई ऐसा कार्य नहीं करती जिससे पर्यावरण को हानि हो। इसे हम बोलते हैं हरित लेखा दृष्टिकोण। हमारा अगला प्रश्न है वैश्विक सामूहिक धरोहर से आप क्या समझते हैं? वैश्विक सामूहिक धरोहर शब्द इस बात की ओर संकेत करता है एक ऐसी सामूहिक धरोहर जिस पर पूरे विश्व के लोगों का अधिकार हो, यानी कि वह संसाधन या वह धरोहर किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, उस पर किसी एक देश का अधिकार नहीं है। इस संदर्भ में एक सामान्य सी चीज है,
हम जानते हैं कि विशाल फैले हुए समुद्र, महासागर, पहाड़, पर्वत, लंबे मैदान, नदियां, ऑक्सीजन, ये वायुमंडल और हमारा संपूर्ण पर्यावरण किसी एक व्यक्ति का नहीं है। यह इस संसार में सभी लोगों का, सभी मानवों का, सभी प्राणियों का एक सामूहिक धरोहर है। यानी कि वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, मैदान, नदियां, समुद्र, स्मारक, भवन, शहर आदि सामूहिक धरोहर में रखे जाते हैं और इन सब की देखरेख करना, इन सब की सुरक्षा करना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। यानी कि एक ऐसी जिम्मेदारी जिसका सीधा सा अर्थ है कि ये पृथ्वी किसी एक की नहीं है, इस पृथ्वी के संसाधन किसी एक की नहीं है। हम सभी जन्म लेते हैं, मरते हैं और कोई भी इन संसाधनों को अपने साथ लेकर नहीं जा सकता है। तो इसलिए हम सभी का कर्तव्य बनता है कि इस संसार में दूर दूर तक फैले हुए विशाल मैदान, विशाल नदियां, महासागर, मरुस्थल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सब का हम इस शैली से प्रयोग करें कि ये सुरक्षित रहें और आने वाली पीढ़ियां भी इसका प्रयोग कर सके। और हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम वैश्विक सामूहिक धरोहर का अपने उपयोग में प्रयोग करें, परंतु उसे नष्ट ना करें, उसे सुरक्षित रखें और जिस हाल में हमें वे प्राप्त हुई हैं उससे बेहतर हालात में हम आने वाली पीढ़ियों को ये धरोहर प्रदान करें। इसको ही विश्व सामूहिक धरोहर के नाम से जाना जाता है। वैश्विक सामूहिक धरोहर के अंतर्गत 4 मुख्य चीजें हैं। नंबर 1 है समुद्र और महासागर, यानी कि आपका ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, काला महासागर, हिंद महासागर, अर्थात हमारी पृथ्वी पर फैले विशाल सागर और महासागर हमारे विश्व सामूहिक धरोहर हैं। उसके अलावा अंटार्कटिका, यानी कि बर्फ का वह जमा हुआ प्रदेश जो हमारी पृथ्वी के तापमान को संतुलित रखता है। नंबर 3, हमारा संपूर्ण वातावरण जो गैसों से घिरा हुआ है, पर्यावरण से घिरा हुआ है, इसकी सुरक्षा भी हमारे जिम्मे आती है। यह भी वैश्विक सामूहिक धरोहर है। और सबसे बड़ी चीज अंतरिक्ष, ये विशाल अंतरिक्ष जहां हमारा संपूर्ण पृथ्वी मंडल, हमारा सौर मंडल और अन्य गैलेक्सियां स्थापित हैं, ये भी क्या है, वैश्विक सामूहिक धरोहर है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसका क्या प्रभाव है, इसका क्या अर्थ है? जलवायु परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ है जलवायु में परिवर्तन होना। इस समय संसार की सबसे बड़ी चुनौती जलवायु में परिवर्तन है और इसका प्रतिकूल प्रभाव मानव पर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन के मुख्य विषय हैं ओजोन परत में छेद होना, ग्लोबल वार्मिंग होना, प्रदूषण का अत्यधिक बढ़ जाना, ग्रीन गैस हाउस प्रभाव का बढ़ना, वनों का नष्ट होना, बंजर भूमि का क्षेत्र बढ़ जाना, भौम जल स्तर का कम होना और पॉलीप्लास्टिक का अंधाधुंध प्रदूषण हो जाना, जो हमारे जलीय जीव जंतु, वन्य जीव जंतु हैं, इनका नष्ट होना। कुल मिलाकर जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी समस्या है जिसने पूरी पृथ्वी को संकट में डाल दिया है और यह संकट स्वयं मानव जाति ने उत्पन्न किया है। देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन का शाब्दिक अर्थ है जलवायु में तेजी से परिवर्तन होना। यह परिवर्तन क्यों और कैसे हुआ, इसका सीधा सा अर्थ है कि मानव ने अपने विकास के चलते, बढ़ती आबादी के चलते वनों को अंधाधुंध नष्ट किया, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों कारखानों की स्थापना की, बड़े बड़े घरों की स्थापना की। अब लगभग विश्व की सबसे बड़ी आबादी मानव की है। ऐसा विश्व में कोई प्रकृति या कोना नहीं है जहां मानव की पहुंच ना हो और इस मानव ने पृथ्वी का, प्रकृति का, पर्यावरण का अंधाधुंध दोहन किया है। इसी दोहन का परिणाम है जलवायु परिवर्तन। इसके मुख्य प्रभाव ओजोन परत में छेद के रूप में, ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, ग्लेशियरों के पिघलने के रूप में, समुद्र तल के बढ़ने के स्तर के रूप में, असमय वर्षा के रूप में, तेजाबी वर्षा के रूप में, नाना प्रकार के प्रदूषण के रूप में हमारे सामने हैं। और इन सब का एक सबसे बड़ा कारण जीवाश्म ईंधनों की सबसे ज्यादा खपत है। जीवाश्म ईंधन का अर्थ है वह ईंधन जो हमें
प्राचीन काल के परिवर्तनों से प्राप्त हुआ है, यानी कि कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि। इन ईंधनों के जलने से बड़ी मात्रा में गर्म गैसें उत्पन्न होती हैं और ये गर्म गैसें बहुत ही हानिकारक होती हैं और इन गर्म गैसों के कारण ही हमारी पृथ्वी का एटमॉस्फेयर पूरी तरह से गर्म हो गया है और इसी कारण से ग्रीन गैस हाउस प्रभाव बढ़ रहा है। दूसरे, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन उन अर्थों की ओर संकेत करता है जिससे पृथ्वी में बड़ी मात्रा में परिवर्तन हुआ है, प्रकृति को हानि पहुंच रही है और जलवायु परिवर्तन को हम सही कर सकते हैं यदि हम अपनी जीवन शैली को ठीक कर लें। यानी कि सबसे पहले हमें अपने जीवन शैली सुधारना होगा, ग्रीन गैसों का प्रयोग कम करना होगा, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करना होगा और सतत विकास की शैली को अपनाना होगा और धीरे धीरे 10 से 15 सालों में कहीं हम जाकर जलवायु परिवर्तन को थोड़ा स्थिर कर सकेंगे, क्योंकि विद्वानों और वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले समय में समुद्र के नजदीक जो देश हैं शायद वो हो सकता है डूब जाएं, वहां बड़ी मात्रा में जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप तूफान और चक्रवात का सामना करना पड़े और उसके अलावा हमारे ग्लेशियर बहुत तेजी से पिघल रहे हैं जिससे नदियों में बाढ़ आने की पूरी संभावना है और पूरी पृथ्वी पर अलग अलग क्षेत्रों में अब वर्षा असमय होती है और वर्षा बहुत ही कहीं पर ज्यादा हो रही है, कहीं पर बहुत ज्यादा हो रही है। यह जलवायु परिवर्तन के संकेत हैं। हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा, अन्यथा मानव अपने हाथों से ही पृथ्वी को नष्ट कर लेगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 की व्याख्या कीजिए, या रियो सम्मेलन से या सम्मेलन 1992 से आप क्या समझते हैं? पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 विश्व का पहला ऐसा सम्मेलन था जिसने पूरी पृथ्वी के लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि हमारी पृथ्वी का पर्यावरण पूरी तरह से गंदा हो रहा है, नष्ट हो रहा है और हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में एक सम्मेलन हुआ जिसे हम रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन नाम से जानते हैं। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य था देशों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को, एनजीओ को एक मंच पर लेकर आना और उन्हें सहमत करना कि हमें अपनी जीवन शैली, हमें अपने उत्पादन के आयाम, इन सबको बदलना होगा। यानी कि आने वाले समय बहुत ही संकटपूर्ण है। यदि हमने अभी से अपनी शैलियों को नहीं बदला तो इस पृथ्वी के नष्ट होने के जिम्मेदार हम होंगे। इस संदर्भ में विद्वानों और वैज्ञानिकों के द्वारा कई साल पहले से ही चिंता जाहिर की जा रही थी, कई छोटे छोटे असेंबलियां हो रही थीं, परंतु वैश्विक स्तर पर सबसे पहले 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ और यह विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरण सम्मेलन था। इसके अंतर्गत कुछ मुख्य परिणाम रहे, जैसे पर्यावरण विकास पर रियो का घोषणा पत्र, जो इस बात पर बल देता है कि सभी देशों को एक मंच पर आना होगा और पर्यावरण को सुरक्षित करना होगा। इसके अंदर एजेंडा 21 को तैयार किया गया, यानी कि 21 बातों को, 21 नियमों को तैयार किया गया और सतत विकास की स्थापना के लिए इसे स्थापित करने की बात की गई। वन सिद्धांतों का कथन, यानी कि जो हमारे वन हैं, जो हमें वायु प्रदान करते हैं, जो वर्षा कराते हैं, वनों को सुरक्षित करना होगा, क्योंकि वन हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। अगर वन नहीं होंगे तो जीवन भी नहीं होगा। चौथा मुख्य विषय था जलवायु परिवर्तन, यानी कि लगातार जलवायु परिवर्तन की समस्याएं सामने आ रही थी, जैसे ओजोन परत में छेद, वायु प्रदूषण, अन्य प्रकार के प्रदूषण, ग्लेशियरों का पिघलना, ग्रीन गैस हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग। इन सभी संकटों से बचने के लिए देशों के बीच में समझौते किए जाएं, बहुपक्षीय संधि किए जाएं और सभी देश पर्यावरण को सुरक्षित बनाने के लिए एक मंच पर एकत्र हों। और इसमें अगला विषय है जैविक विविधता पर सम्मेलन, यानी कि प्रकृति और पृथ्वी दोनों एक ही पहलू हैं और पृथ्वी के जितने भी क्षेत्र हैं वहां अलग अलग जैव विविधता पाई जाती है। उन जैव विविधताओं को सुरक्षित बनाया जाए,
पशु पक्षियों की, प्राणियों की, कीट पतंगों की, सबकी रक्षा की जाए, क्योंकि सभी पृथ्वी को सुरक्षित बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। रियो सम्मेलन एक ऐसा सम्मेलन था जिसमें लगभग सभी देशों ने, बड़ी-बड़ी एनजीओ ने और बड़ी-बड़ी कंपनियों ने इसमें भाग लिया, और इस भाग लेने का एकमात्र उद्देश्य था लोगों को, पूरी पृथ्वी को, सभी देशों को प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जागरूक करना, उन्हें सहमत करना कि पृथ्वी हमारी अपनी है। अगर हम समाप्त हो जाएंगे, पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, तो कुछ भी नहीं बचेगा, और इसलिए हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना होगा। हम बचेंगे, पृथ्वी बचेगी, और यदि पृथ्वी नष्ट हो गई तो हम भी स्वयं नष्ट हो जाएंगे। हमें उन आयामों को विकसित करना होगा जो पर्यावरण को सुरक्षित रखें और हम भी सुरक्षित रहें। इसको ही रियो डी जनेरो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा की चर्चा कीजिए। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा किसे कहते हैं, सुरक्षा से आप क्या समझते हैं? सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ है सुनियोजित रक्षा। रक्षा की वह प्रणाली जो आपको, हम सभी लोगों को हर प्रकार के डर, भय, आतंक और संकट से मुक्त बनाती है। कुल मिलाकर एक ऐसा वातावरण जहां एक व्यक्ति अपने जीवन को अपने अनुसार गति प्रदान करता है, उसके जीवन में किसी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होता, वह अपने सभी कार्य बिना किसी डर भय के स्थापित करता है और अपने जीवन को अपने अनुकूल बनाता है, सुरक्षा कहलाती है। सुरक्षा के बहुत से आयाम हैं, जैसे पारंपरिक सुरक्षा और अपारंपरिक सुरक्षा, परंतु इसके दो मुख्य तथ्य और दो मुख्य घटक हैं, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ है खाद्यान्न संबंधी सुरक्षा। आज लगभग विश्व की आबादी 7 अरब है, और हम सब जानते हैं कि हमारा समाज दो भागों में बटा हुआ है, अमीर और गरीब। अमीर थोड़े से हैं, मुट्ठी भर हैं, और गरीबों की संख्या अथाह है। लगभग विश्व के 22% से अधिक गरीब भारत में ही रहते हैं, और पूरे विश्व में जैसे लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, यहाँ सर्वाधिक गरीबी पाई जाती है, और ये गरीबी इतने स्तर पर है कि लोगों को भरपेट भोजन प्राप्त नहीं होता है, लोग भुखमरी से मारे जा रहे हैं। और आज भी हमारे देश में, विश्व के अन्य देशों में बहुत से लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, यदि वो आज नहीं कमाएंगे तो शायद उन्हें भोजन की प्राप्ति ना हो। खाद्य सुरक्षा इस बात पर बल देती है कि सभी लोगों को कम से कम इतना भोजन अवश्य प्राप्त हो कि वह अपने जीवन को बनाए रख सके। इसी संदर्भ में विश्व स्तर पर यूएनओ में, WFS में भारत के संस्थानों के द्वारा कई बार बड़े बड़े सम्मेलन हुए हैं, और उनका एकमात्र उद्देश्य रहा है कि गरीब से गरीब लोग, कमजोर से कमजोर लोग कम से कम भोजन को प्राप्त कर सकें, और वह भोजन उन्हें जरूर दिया जाए। यदि वो नहीं भी कमा रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं भी है, तो सरकारों के द्वारा उन्हें सस्ता भोजन उपलब्ध कराया जाए, मुफ्त उपलब्ध कराया जाए, ताकि वो अपने जीवन की गुणवत्ता को बनाए रख सकें, अपने जीवन को बनाए रख सकें। इसी संदर्भ में WFS की स्थापना की गई, यानी कि वर्ल्ड फूड समिट 1974 में, जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्व स्तर पर लोगों को खाने की आपूर्ति करना, भोजन की आपूर्ति करना। 1983 में इसका विस्तार किया गया। उसके अलावा संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 1994 में। उसमें कहा गया कि मानव सुरक्षा का सबसे पहला विषय खाद्य सुरक्षा है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इस बात पर बल देता है कि संसार में जितने भी मानव हैं, या अमीर है या गरीब है, उसकी सबसे पहली जरूरत भोजन है, और भोजन सुरक्षा की पहली अवधारणा में शामिल होनी चाहिए। उसके बाद विश्व खाद्य सुरक्षा 1996 में इस बात को पुनः परिभाषित किया गया कि सभी लोगों को हर समय अपनी आहार की आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, वे अपने आहार की जरूरतों को पूरा कर सकें, और सरकारों के द्वारा ऐसी परियोजनाएं बनाई जाएं, लोगों का पूरा ध्यान रखा जाए, उनकी जांच की जाए, सर्वे किए जाएं, और यह पता लगाया जाए कि देश की कुल आबादी का स्तर कितना है, गरीब कितने हैं, अमीर कितने हैं, उनके भोजन का स्तर क्या है, भुखमरी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, और जहां तक संभव हो सके सरकार के द्वारा ऐसे पैमाने स्थापित किए जाएं
कि लोग कम से कम अपने लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन को ग्रहण कर सकें और यह पहुंच सभी लोगों तक संभव हो, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, खाद्य सुरक्षा कहलाती है। इसके अलावा दूसरा तथ्य है स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य सुरक्षा का शाब्दिक अर्थ है स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा। हम सभी जीवन में कभी ना कभी बीमार पड़ते हैं, बुखार, खांसी, मलेरिया, ये सभी आम बीमारियां हैं। इन बीमारियों से हम तुरंत राहत पा लेते हैं, परंतु यह संसार महामारियों से घिरा हुआ है, जैसे आपका बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, डेंगू और हाल ही में एक नई बीमारी विकसित हुई जिसे हम कोविड के नाम से जानते हैं, कोरोना के नाम से जानते हैं, और उसके पश्चात अभी मंकी पॉक्स का आक्रमण हुआ है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा के अंतर्गत WHO और दुनिया भर की दूसरी जो स्वास्थ्य एजेंसियां हैं वो सब मिलकर शोध कर रही हैं ताकि अधिक से अधिक मात्रा में बीमारियों को हराया जा सके, महामारियों को नियंत्रित किया जा सके और जहां तक दवाएं संभव हों, सस्ती हों या बिल्कुल मुफ्त उपलब्ध हो, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति अपने आप को स्वास्थ्य की सीमाओं में ला सके, स्वास्थ्य के रूप में सुरक्षित हो सके और बड़े बड़े हॉस्पिटल की स्थापना की जाए, अस्पतालों की स्थापना की जाए, जहां बिना किसी भेदभाव को सभी को इलाज मुहैया हो सके। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि सुरक्षा के दो मुख्य आयाम हैं, स्वास्थ्य सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा, और ये दोनों ही आयाम आम लोगों में पहुंच होनी चाहिए, सभी लोगों को ये सुरक्षा उपलब्ध होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, हरित प्रौद्योगिकियों से आप क्या समझते हैं? हरित प्रौद्योगिकी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, हरित और प्रौद्योगिकी। हरित का अर्थ है हरा और प्रौद्योगिकी का अर्थ है तकनीक। पर्यावरण के क्षेत्र में आज हम हरित प्रौद्योगिकी पर जोर दे रहे हैं। इसका अर्थ है कि हमें उन तकनीकों, उन विज्ञानों और उन विधियों का प्रयोग करना है जो हमारे उत्पादन के स्तर पर, हमारे उद्योग के स्तर पर सतत विकास को बढ़ावा दें। पर्यावरण में सुधार करने के लिए, पर्यावरण को पुनः पहले जैसा बनाने के लिए हमें उन तकनीकों के विकास की जरूरत है जो हमारी पृथ्वी को लगातार पहले जैसा बना दें, प्रदूषण के प्रभाव को कम कर दें और हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखें। पर्यावरण हमारा मूल जीवन है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। और पिछली दो शताब्दियों में हमने असतत विकास के तरीकों से, जीवाश्म ईंधनों से पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इसी संदर्भ में पृथ्वी को बचाने के लिए, उत्पादन के नए स्तर को स्थापित करने के लिए ग्रीन टेक्निक की बात की जाती है। इसे ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। जब पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हुआ तो उसमें एजेंडा 21 की बात हुई। एजेंडा 21 का अर्थ है 21वीं शताब्दी में हमें अपने उत्पादन के स्तरों को बदल लेना है, यानी कि 21वीं शताब्दी तक उन तकनीकों को विकसित करना है जो पर्यावरण रूप से सही हों, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाने वाली हों और पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्पर हों, जो कम से कम प्रदूषण करती हैं, बिल्कुल ना करती हों। इस आधार पर उद्योगों में, तकनीकों में, संसाधनों के विकास के लिए ऊर्जा के उन संसाधनों का प्रयोग करना जो अनवीकरणीय ना हो, जो परंपरागत ना हो, यानी कि हम तेल, गैस, पेट्रोल, कोयला, इन सब के स्थान पर ऊर्जा के नए वैकल्पिक स्रोत, जिसे हम नवीकरणीय के नाम से जानते हैं, यानी कि सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, वायु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा के नए स्रोतों के रूप में प्रयोग करें और इसको ही ग्रीन तकनीक या हरित प्रौद्योगिकी के नाम से जाना जाता है। दूसरे शब्दों में हरित प्रौद्योगिकी का अर्थ केवल उन प्रौद्योगिकियों से नहीं है जिसका उद्देश्य केवल उत्पादन करना है। इसका उद्देश्य जानकारी के स्तर पर, तकनीक के स्तर पर, उत्पादन के स्तर पर, सेवाओं के स्तर पर, संगठन के स्तर पर उन प्रणालियों को विकसित करना है जिसका उद्देश्य है सतत विकास को स्थापित करना है और पर्यावरण की रक्षा करना है। इसको ही ग्रीन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सतत विकास में शिक्षा की क्या भूमिका है? सतत विकास दो शब्दों के मेल से बना है, सतत और विकास। सतत का अर्थ है लगातार, विकास का अर्थ है नए आयामों को प्राप्त करना, अच्छे जीवन को प्राप्त करना। सतत विकास विकास की वह प्रणाली है जो पर्यावरण और मानवीय कार्यों में संतुलन बनाए रखती है। और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना, ग्रहण करना या उसे अपनाना। शिक्षा
आधारिक स्तर पर यदि अपने मूल्यों को प्राप्त कर लेती है तो व्यक्ति वास्तव में जागरूक हो जाता है, तार्किक हो जाता है, वो कोई ऐसा कार्य नहीं करता जिससे पृथ्वी को हानि पहुंचती है। तो शिक्षा को आधारिक स्तर पर इतना जागरूक बनाया जाए कि हमारे छोटे से छोटे बालक, हमारे छात्र, हमारे युवा और हम खुद इतने जागरूक हों कि हम ऐसा कार्य ही ना करें जिससे पृथ्वी में प्रदूषण हो, पृथ्वी को हानि पहुंचे। जब सतत विकास की हम बात करेंगे तो लोगों का शिक्षित और जागरूक होना बहुत जरूरी है। यदि हम अपने पाठशालाओं में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में बच्चों को वैकल्पिक स्तर पर, आधारभूत स्तर पर सतत विकास से जोड़ देंगे, उन्हें जागरूक करेंगे, तो शिक्षा वास्तव में इतनी सहयोगी और इतनी सहयोगात्मक हो जाएगी कि हम ऐसे कार्य ही नहीं करेंगे जिससे पर्यावरण को हानि हो। तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा की उस प्रणाली को विकसित करना सतत विकास के क्षेत्र में, ताकि हम पर्यावरण को एक अच्छे आयाम पर स्थापित कर सकें। निष्कर्षों से पता लगता है कि हमारे देश के लोग जितने अधिक जागरूक होंगे, जितने तार्किक होंगे, वो उतने अधिक आधारिक रूप से पृथ्वी की सुरक्षा करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि की उत्पादकता में सुधार लेके आना, महिलाओं की स्थिति को मजबूत करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, सतत विकास की स्थापना करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, वनों की कटाई ना करना, जीव जंतुओं की रक्षा करना, महामारी इत्यादि को नियंत्रित करना। कुल मिलाकर जब सभी लोग जागरूक हो जाएंगे, सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे, तो सतत विकास के आयाम अपने आप ही लागू हो जाएंगे। और शिक्षा एक ऐसी केंद्रीय इकाई है, ऐसी केंद्रीय पूंजी है जो सतत विकास को अपने आप ही स्थापित कर सकती है, उसमें किसी तरह के प्रभाव की जरूरत नहीं होगी। इस प्रकार शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सतत चयन किसे कहते हैं? सतत चयन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सतत और चयन। सतत का अर्थ है लगातार, चयन का अर्थ है चुनना। सतत चयन का अर्थ है कि उन वस्तुओं, उन उत्पादों का चयन करना जो पृथ्वी और प्रकृति के लिए हानिकारक ना हो। सतत चयन का चिन्ह या सिंबल उन उत्पादों पर लागू किया जाता है जो सतत विकास के स्तर पर स्थापित हैं। हमारे आसपास ऐसी बहुत सी सेवाएं और वस्तुएं हैं जो सतत और असतत के दायरे में आती हैं। तो लोगों को इस स्तर पर जागरूक करना कि वे असतत उत्पादन का प्रयोग ना करें, असतत उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग ना करें, वे उन वस्तुओं का प्रयोग करें जो पृथ्वी और प्रकृति के लिए हानिकारक नहीं है। तो प्रत्येक उत्पाद को सस्टेनेबिलिटी या सतत चयन का चिन्ह प्रदान करना और लोगों को जागरूक करना कि वे सतत चिन्ह वाली वस्तुएं ही खरीदें, इसको ही सतत चयन के अंतर्गत रखा जाता है। गैर सरकारी संगठनों से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या भूमिका है सतत विकास में? गैर सरकारी संगठन का शाब्दिक अर्थ है वे सभी स्वैच्छिक संगठन जो समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। इन्हें अंग्रेजी में एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इनका रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 के द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांस्कृतिक स्तर पर लोगों की भागीदारी को बढ़ाना है। जब सतत विकास की बात आती है तो सतत विकास में सबसे अहम भूमिका आम लोगों की होती है, यानी कि किसी भी स्तर पर गैर सरकारी संगठन आपदा आने पर, संकट आने पर बुजुर्गों की सहायता करने में, महिलाओं की सहायता करने में, या सरकार के द्वारा जो योजनाएं स्थापित की गई हैं उनको लागू करने में गैर सरकारी संगठनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जब हमारे गैर सरकारी संगठन सतत विकास की प्रणालियों को स्थापित करेंगे तो हमारे सतत विकास के आयाम घर घर तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार सतत विकास के आयामों को स्थापित करने में गैर सरकारी संगठनों की एक बहुत ही निर्णायक भूमिका है। जैव विविधता की सततता एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, चलिए इसे करते हैं। जैव विविधता का अर्थ है एक ऐसा विशेष क्षेत्र जहां पर बड़ी मात्रा में एक जीवन श्रृंखला अपना जीवन यापन कर रही है, विकास कर रही है। इसमें पेड़ पौधे, पादप जीव जंतु, मानव इत्यादि सभी शामिल हैं। आज से लगभग 2 शताब्दी पूर्व से लेकर अब तक असतत विकास हम लोग जी रहे हैं। असतत विकास हमारे पर्यावरण और प्रकृति को बहुत अधिक प्रभावित करता है। आज देखा जाए तो पिछले 200 सालों में मानव ने पेड़ों का अंधाधुंध विनाश किया है, वनों को नष्ट किया है, बंजर भूमि बढ़ती जा रही है, गर्म गैसों का लगातार विकास हो रहा है, प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, यानी कि हमने पर्यावरण को पूरी तरह से बिगाड़ दिया है, जिसके फलस्वरूप हमारी जैव विविधता नष्ट हो रही है, बड़ी मात्रा में जैव नष्ट हो रही हैं, विभिन्न
जातियां विलुप्त हो गई हैं, जीव जंतु नष्ट हो गए हैं और बहुत सी प्रजातियां तो अब देखने को ही नहीं मिलती हैं। तो जैव विविधता की सततता इस बात पर बल देती है कि हमें सतत विकास की प्रणालियों को स्थापित करना होगा ताकि हम जैव विविधता की रक्षा कर सकें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस बात पर बल देना होगा कि अब सतत विकास को बढ़ावा दिया जाए, नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग किया जाए, ऊर्जा के नए आयाम विकसित किए जाएं और ग्रीन गैस हाउस को उत्पन्न ना किया जाए। अर्थात हमें उन संसाधनों का प्रयोग करना है जो गर्म गैसों यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन नहीं करते हैं, उत्सर्जन नहीं करते हैं। जैव विविधता का अर्थ है एक विशेष क्षेत्र में जीवों की श्रृंखला जो अपना विकास कर रही है, और जैव विविधता की सततता तभी संभव हो सकती है जब सतत विकास को अपनाया जाएगा और असतत विकास को छोड़ दिया जाएगा। पुनर्चक्रण से या रिसाइकल से आप क्या समझते हैं? पुनर्चक्रण शब्द दो शब्दों से बना है, पुनः और चक्रण। पुनः का अर्थ है दोबारा, चक्र का अर्थ है प्रयोग करना। सतत विकास को बनाए रखने के लिए उन वस्तुओं के प्रयोग पर बल देना जिन्हें बार बार प्रयोग में लाया जा सके या जिन्हें लगातार प्रयोग में लाया जा सके। अर्थात हमें प्लास्टिक और प्लास्टिक जैसी वस्तु को त्यागना होगा, उनके स्थान पर हमें प्लास्टिक के स्थान पर कागज, जूट, कपास या अन्य संसाधनों से बने उत्पादों का प्रयोग करना होगा जो पर्यावरण में घुलनशील हो, पर्यावरण को हानि ना पहुंचाए। हमें इसके द्वारा ही पृथ्वी को बचाया जा सकता है। यानी कि पुनः चक्रण एक उपाय है, एक जीवन शैली है जिसके द्वारा हम अपनी पृथ्वी में फिर से जान डाल सकते हैं। पुनः चक्रण के माध्यम से प्लास्टिक से छुटकारा पाया जा सकता है और पुनः चक्रण प्रत्येक वस्तु में होना चाहिए ताकि किसी भी चीज को आसानी से घुलनशील बनाया जा सके। मूल निवासी किसे कहते हैं? मूल निवासी और सतत विकास का क्या संबंध है? मूल निवासी को हम आदिवासी, गिरवासी, जंगली या नेटिव के नाम से जानते हैं। मूल निवासी वे लोग होते हैं जो किसी प्राकृतिक क्षेत्र में यानी कि नदी घाटियों में, समुद्र के आसपास, पहाड़ों में, जंगलों में प्राकृतिक अवस्था में रहते हैं, जीवन यापन करने के लिए प्रकृति का प्रयोग करते हैं। ये आज भी कृषि, पशुपालन और शिकार पर आश्रित है। इनका सामान्य जीवन पूरी तरह से भिन्न है। ये अपने जीवन को जीने के लिए प्रकृति पर आश्रित हैं। ये प्रकृति का बखूबी प्रयोग जानते हैं, ये प्रकृति की रक्षा करते हैं, जनजीवन की रक्षा करते हैं। तो सतत विकास की स्थापना के लिए हमें मूल निवासियों की परंपराओं को अपनाना होगा, क्योंकि मूल निवासियों की परंपराएं और उनकी विधियां समाज के लिए बहुत ही सेहतमंद हैं, बहुत ही लाभप्रद हैं और इनकी परंपराओं को अपनाकर हम सतत विकास को बहुत आगे से ले जा सकते हैं, उन्हें आसानी से स्थापित कर सकते हैं और ये प्रणाली हमारे विकास के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, लाभकारी रहेगी। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति का शाब्दिक अर्थ है खाद्यान्नों के मामले में तीव्र उत्पादन। हरित क्रांति शब्द दो शब्दों से बना है, हरित और क्रांति। हरित का अर्थ है खाद्यान्नों से संबंधित, फसलों से संबंधित, और क्रांति का अर्थ है तीव्र उत्पादन। इसे अंग्रेजी में ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1960 के दशक में हुई। 1960 का दशक भारत के लिए संकट का दशक था। कई बड़ी समस्याएं थी और साथ ही साथ बड़े बड़े क्षेत्रों में अकाल पड़ रहे थे और भारत को अपनी खाद्यान्न संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज बाहर से मंगाना पड़ रहा था। इस संदर्भ में भारत ने कृषि क्षेत्र में कई ऐसे परिवर्तन किए जिसे हरित क्रांति कहा गया। 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार ने HYV बीजों का प्रयोग किया, यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का। सिंचाई के क्षेत्र में विकास किया गया, नहरों का विकास किया गया, कुओं का विकास किया गया और ट्यूबवेल लगवाए गए। बहुफसलीय कार्यक्रम को लागू किया गया, किसानों को शिक्षित किया गया, साख सुविधाएं प्रदान की गई और नए उपकरण, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर इत्यादि का प्रयोग किया गया। इन सभी सामूहिक बदलावों से, सामूहिक प्रयासों से भारत में बहुत तेज गति से खाद्यान्नों में उत्पादन हुआ और ये खाद्यान्नों का उत्पादन इतना अधिक तीव्र था कि न केवल भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया बल्कि उसने दूसरे देशों को भी अनाज भेजना शुरू कर दिया। और भारत में हरित क्रांति के दो स्तर हैं, 1967 और 1984। भारत में पहली हरित क्रांति 1967 में आई और दूसरी हरित क्रांति 1984 में आई। तब से लेकर अब तक भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं हुई है। इसको ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं और भारत में
हरित क्रांति का जनक एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति सतत विकास का वह आयाम है जो सभी लोगों के लिए भोजन की जरूरत पर बल देती है कि संसार में रहने वाले सभी लोगों को भोजन अवश्य प्राप्त होना चाहिए। और हरित क्रांति का उद्देश्य है कहीं पर भूखमरी ना हो, कोई भूखा ना सोए। एजेंडा 21 से आप क्या समझते हैं? 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जनेरो में एक सम्मेलन हुआ जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन नाम से जानते हैं, जिसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है और सम्मेलन 1992 भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र ने एक विधि अपनाई जिसका उद्देश्य था 21वीं शताब्दी की तैयारी। 21वीं शताब्दी की तैयारी के लिए कुछ नियम, कुछ सिद्धांत और कुछ उद्देश्य तय किए गए। इनको ही एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इसका उद्देश्य था व्यक्तिगत स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और वैश्विक स्तर पर लोगों को सतत विकास से जोड़ना और सतत विकास के बारे में जागरूक करना। इसके 4 मुख्य वर्ग हैं। नंबर 1, सामाजिक और आर्थिक आयामों को स्थापित करना, जैसे गरीबी का सामना करना, जनसंख्या को नियंत्रित करना, उपभोग के स्वरूप को बदलना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और निर्णय निर्माण की स्थापना करना। भाग 2 में संसाधनों का विकास करना, संसाधनों का संरक्षण करना, वायुमंडल का संरक्षण करना, वनों की कटाई को रोकना, वातावरण की रक्षा करना, जैव विविधता का संरक्षण करना, प्रदूषण पर रोक लगाना और रेडियो एक्टिव पर रोक लगाना। भाग 3 में समूहों की भूमिका को मजबूत करना, बच्चों, युवाओं और महिलाओं की भागीदारी तय करना। एनजीओ यानी कि गैर सरकारी संगठन, स्थानीय अधिकारी, व्यापार, उद्योग, कार्मिक, स्वदेशी लोग, समुदाय और किसान सभी मिलकर उन कार्यों पर बल देंगे जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिले, असतत विकास को पीछे किया जाए। भाग 4 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, हस्तांतरण, शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और वित्तीय तंत्रों को स्थापित किया जाएगा जो सतत विकास को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, मनरेगा से आप क्या समझते हैं? मनरेगा का अर्थ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। इसे अंग्रेजी में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी कहा जाता है। यह रोजगार योजना इस बात पर बल देती है कि ग्रामीण स्तर पर ग्रामीण मजदूरों को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाए। भारत गांवों का देश है और भारत में बड़ी मात्रा में लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं और भारत में गरीबी का स्तर गांवों में ज्यादा है। तो गरीबी को कम करने के लिए, लोगों को भोजन प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया, जैसे सड़कों का निर्माण करना, नहरों का निर्माण करना, तालाबों का निर्माण करना, कुएं खुदवाना। इस प्रकार के कार्य मनरेगा में प्रदान किए जाते हैं। इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण स्तर पर मजदूरों को उनके निवास स्थान के 5 किलोमीटर के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा और उसे न्यूनतम मजदूरी भुगतान किया जाएगा। यदि आवेदन करने के 15 दिन के अंदर उसे काम नहीं दिया जाता है तो वह आवेदक बेरोजगारी भत्ते का हकदार है। इसको ही मनरेगा कहा जाता है। मनरेगा रोजगार गारंटी का एक कानून है और जो कि ग्रामीणों के लिए बहुत ही लाभकारी है। ग्रीन गैस हाउस प्रभाव से आप क्या समझते हैं? ग्रीन गैस हाउस प्रभाव का अर्थ है गर्म गैसें। मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप आज वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन क्लोरोफ्लोरो और दूसरी गर्म गैसों का बहुत स्तर बढ़ गया है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के चारों ओर गर्म गैसों ने एक ऐसा आवरण बना लिया है जिससे सूर्य की गर्म किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर लेती हैं परंतु वहां से बाहर नहीं निकल पाती हैं, जिससे पृथ्वी का तापमान गर्म हो गया है, जिसके फलस्वरूप हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, पृथ्वी का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इस गर्मी के फलस्वरूप जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इसको ही कम करने के लिए वनों के उत्पादन पर, वन लगाने पर, वृक्ष रोपण पर जोर दिया जा रहा है ताकि प्रदूषण को कम से कम किया जाए और पृथ्वी को ग्रीन गैस हाउस के प्रभाव से बचाया जा सके। बुनियादी जरूरतों से आप क्या समझते हैं? बुनियादी जरूरतों का अर्थ है मूलभूत जरूरतें। आज विश्व में गरीबों की संख्या अधिक है। पूरा विश्व 2 भागों में बटा हुआ है, अमीर और गरीब। तो गरीब लोग या जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या जो सीमांतिक लोग हैं उन्हें कम से कम 5 मूलभूत वस्तुएं, भोजन, वस्त्र, आवास,
शिक्षा और स्वास्थ्य हर हाल में प्राप्त हो। ये सभी सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने राज्य में, अपने देश में गरीब लोगों तक उन सभी चीजों को मुहैया कराएं और विशेष रूप से भोजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन बुनियादी चीजों को वहां पर स्थापित करें और ताकि सभी लोग अपने जीवन को भली भांति स्थापित कर सकें। इसको ही बुनियादी जरूरत कहा जाता है या मूलभूत जरूरत के नाम से जाना जाता है। सामुदायिक विकास से आप क्या समझते हैं? सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय जनता यानी कि हम सभी लोग सरकारी संगठनों से मिलकर समाज की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नति के लिए प्रयास करते हैं। इनमें समुदायों को राष्ट्रीय जीवन से जोड़ा जाता है ताकि समग्र विकास में या सतत विकास में हम अपनी भूमिका को निभा सकें। औद्योगिक क्षेत्र दृष्टिकोण, किसी भी देश के लिए उद्योग सबसे महत्वपूर्ण है। उद्योग उत्पादन में अहम भूमिका निभाते हैं। अब तक उद्योगों में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग होता आ रहा है, जिसके कारण बड़ी मात्रा में उद्योग प्रदूषण उत्पन्न करते हैं, उद्योग वातावरण को हानि पहुंचाते हैं। इसी संदर्भ में औद्योगिकरण के दृष्टिकोण में हरित प्रणाली का प्रयोग किया जाए, यानी कि तेल, कोयला, पेट्रोल, डीजल, इनके स्थान पर वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा और दूसरे नवीकरणीय संसाधनों का प्रयोग किया जाए ताकि उद्योग उत्पादन करते रहें, विकास में योगदान देते रहें, परंतु वे पर्यावरण को हानि ना पहुंचाएं। इसको ही औद्योगिक दृष्टिकोण के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितने भी प्रश्न हैं आपकी परीक्षा में 100% आएंगे और आप अच्छे अंकों से परीक्षा पास करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।